हेलो एवरीवन। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कुछ लोगों का डाउट है मिसलेनियस में, है ना, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो मिसलेनियस पे आते हैं, पहले मिसलेनियस वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। मिसलेनियस में देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ठीक है। सब लोग ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिस करते रहो, शीट आपको मिल चुका है, तो डेली 10-10 क्वेश्चन करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना कि वो कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है कि साइन x इक्वल टू 1/4, ठीक है, और हमें हाफ एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे 9, 8, 9 किया वैसे ही 10 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, साइन x की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/4, ठीक है। और x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बाकी सारा पार्ट इसका जो 8, 9 है वो भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, x की वैल्यू आपका 90 डिग्री से 180 के बीच में लाई करेगा, याद होगा आपको। x कहां से लाई करेगा, π/2 से लेके, याद होगा आपको। ये देखो हमने ड्रॉ किया था, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 90 डिग्री से 180 के बीच में। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसका हाफ एंगल, है ना। हमें साइन x/2 कैलकुलेट करना है, cos x/2 कैलकुलेट करना है और tan x/2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो हमें हाफ एंगल चाहिए, x/2 चाहिए। तो अगर x हमारा 0 से π/2 से पाई के बीच में है, तो x/2 कहां से कहां लाई करेगा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो देखो x/2 आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, π/4 से π/2 के बीच में। π/4 से π/2 हम कहां पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो x/2 वाला जो एंगल है वो आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये समझ में आ रहा है सबको क्या, है ना, ये समझ में आ रहा है। महक देखो समझ में आ रहा है ना। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो हमें हाफ एंगल पे जाना है, तो मैंने आपको बताया था हाफ एंगल के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉस वाला, है ना। तो देखो कॉस x की वैल्यू कितनी होगी, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, याद होगा आपको, और 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 आपको बताया था, है ना। तो जब भी आपको हाफ एंगल में जाना हो तो ये cos वाला फॉर्मूला यूज करो, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो हमें sin x की वैल्यू पता है लेकिन cos x नहीं पता है। तो यहां से देखो मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, 1 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। तो देखो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + cos x/2, दिख रहा सबको क्या, है ना। तो हमें x/2 तो मिल गया, और यहां से अगर आप रूट हटा दोगे तो ये इस तरफ किस में आ जाएगा, इस टाइप से स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, है ना। लेकिन हमें प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेना है, प्लस वाला लेना है। क्यों, क्योंकि देखो x/2 जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ गया है, x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो cos x/2 की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव में आंसर करेंगे। बस हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, बस हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए। तो cos x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमें sin x दिया हुआ है, तो sin x देखो कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो आप ट्रायंगल तो ड्रॉ कर ही सकते हो, याद होगा आपको, है ना। तो ये 1 होगा तो ये 4 होगा। तो इसका बेस हम कितना निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, √15, है ना। तो इस एंगल को अगर मैंने x ले लिया, तो यहां देखो sin x पता है, तो हम cos x कितना लिख सकते हैं, √15/4। समझ में आ रहा है क्या, बस यहां पे पुट कर दो आप। तो देखो cos x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
रूट ओवर 1 प्लस रूट 15/4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट 15/8, है ना। ऐसा कुछ दिया होगा आंसर में, शायद इसको और उसने सिंप्लीफाई किया है ना। तो अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो देखो आंसर में ऐसे भी किया जा सकता है। अगर देखो रूट के अंडर में अगर मैं इस वाले पार्ट को मैं रेशनलाइज करूं, है ना, रेशनलाइजेशन आपको पता है, ऊपर नीचे में 4 माइनस रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 स्क्वायर माइनस 16 ऊपर में आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा 8 और 4 माइनस रूट 15 दिख रहा है, और ये स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा cos x/2 आ गया। क्लियर है, cos x/2 आ गया, तो मैं sin x/2 भी निकाल सकता हूं। कैसे, फिर से मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला दिख रहा है। तो फिर से मैं cos x की वैल्यू क्या लिखूंगा, देखो, तो cos x का फॉर्मूला में सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। इसको इस तरफ लेके जाओगे, सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस cos x/2, दिख रहा है सबको, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x/2, और यहां से रूट हटा दोगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखो फिर से मैं लिख रहा हूं साइन x/2 की वैल्यू कितनी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x/2, और cos x तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना। cos x कितना है रूट 15/4, तो यहाँ पे फिर से पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 15/4 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 15/8, है ना। फिर से इसमें रेशनलाइज करोगे, इस वाले पार्ट में ऊपर नीचे फिर 4 प्लस रूट 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये वाला टर्म आपका क्या निकल जाएगा 8 इंटू 4 प्लस रूट 15 का रूट ओवर, है ना। तो ये आपका साइन x हो गया। तो देखो साइन x/2 निकाल लिया। पॉजिटिव क्यों लिया समझ में आ रहा है, क्योंकि x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये कितना हो गया 8 4 प्लस रूट 15 बाई ये स्क्वायर रूट में। तो देखो साइन x/2 मिल गया, cos x/2 मिल गया, तो मैं tan x/2 भी निकाल सकता हूं। tan x/2 के लिए क्या करना है, सिंपली हमें इसको इससे डिवाइड करना है, इस दोनों को आप डिवाइड कर दो आपस में, है ना। तो साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2, तो कितना हो जाएगा देखना 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट 15। समझ में आ गया, मैथ समझ में आ रहा है। तो ये देखो मैंने तीनों एंगल कैलकुलेट कर लिया। सेम उसी टाइप से आपको बाकी 9 8 9 भी करना है, ठीक है। आप क्वाड्रेंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, उसका हाफ एंगल देखो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है। तो मिसलेनियस आई होप कि सबका कंप्लीट हो गया होगा, जिसका कंप्लीट नहीं है जल्दी से कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फकरुद्दीन का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 तो वो क्लास में करवाया था फकरुद्दीन, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में करवाया था। देखो पहले भी डिस्कशन किया ये वाला क्वेश्चन। क्या करना है, एक एंगल को आपको ए लेना है, दूसरे एंगल को बी लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्लास में करवाया हुआ है। देखो फिर से देख लो एक बार, cos π/4 माइनस एक्स, पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, पहले के लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। cos π/4 माइनस वाई, ठीक है, माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई, और ये हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है साइन x प्लस वाई के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा साइन x प्लस वाई के। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया था लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, इस वाले को अगर मैं a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं, ठीक है। तो a और b मैंने किसको एज्यूम किया समझ में आ रहा है,
माइनस एक्स को मैं a मान लूंगा और π/4 माइनस वाई को मैं b मान लूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का, ठीक है। तो देखो a और b की वैल्यू कितनी है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है, फखरुद्दीन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 10x प्लस 10 π/4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 π/4 माइनस एक्स, है ना, π/4 माइनस एक्स। और ये हमें प्रूफ करना है किसी क्वांटिटी के, वो क्वांटिटी क्या है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि ऊपर में 10a प्लस b लिखा हुआ है ना। तो 10a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद है, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना। और वैसे ही आप 10a माइनस b का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर में देखो, इस वाले में मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये π/4 प्लस एक्स लिखोगे तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 π/4 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x। 10 π/4 कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। समझ में आ रहा है। और वैसे ही अगर आप 10 π/4 माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना बनेगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। फिर से आप a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना। दोनों वैल्यू देखो हमें यहाँ पे पता है, दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। फखरुद्दीन समझ में आ रहा है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट करोगे तो यही चीज आपका जनरेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का किसी भी एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो वो वाला पार्ट आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है। तो मिसलेनियस तक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक में आपका फिर वहां पे टेस्ट भी आएगा, ठीक ना। तो ये एक्सरसाइज खत्म होगा तो टेस्ट आएगा। प्रैक्टिस शीट पे आते हैं। प्रैक्टिस शीट में कुछ लोगों का डाउट है। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 6 और 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में तो हिंट दिया हुआ है। प्रैक्टिस शीट में देखो, प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन नंबर 6 में हिंट तो दिया हुआ है। हिंट से समझ में नहीं आया, क्या करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है, cos x इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है किसके इक्वल, साइन 7 थीटा इंटू साइन 8 थीटा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है उसको अभी रहने दो, उसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे आराम से। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो देखो हिंट में उसने क्या दिया हुआ है, आपको याद होगा फॉर्मूला कि cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, ठीक है। जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था, उस बेसिक फॉर्मूला को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो मैंने आपको लिखवाया था, याद है। फॉर्मूले लिस्ट में देखो, फॉर्मूला लिस्ट में देखो, अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है ना, फ्रंट पेज पे आपको लिखने के लिए बोला था, जल्दी से पलट के आप वो फॉर्मूले पे जाओ और उस फॉर्मूले में देखो कि वहां पे आपके पास एक फॉर्मूला होगा, देखो 2 साइन 2 कॉस a इंटू बी। देखो ध्यान से, 2 कॉस a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आपके पास होगा, ठीक है। जहां पे CND किया था, CND से जस्ट ऊपर में देखो सेम फॉर्मूला है,
2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos x प्लस वाई माइनस प्लस cos x माइनस वाई, सॉरी a और b के टर्म्स में लिख लो। ये क्या हो जाएगा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। चेक करके बताओ यही फॉर्मूला है क्या? है ना। तो इस वाले में देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन के टर्म में तो है, हमें ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है? जहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो लेकिन एंगल अलग अलग हो, है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल डिफरेंट है, एक थीटा बाई 2 है, लेकिन सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हिंट में यही चीज दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं, है ना। और इस चीज से लिखोगे तो यहाँ पे देखो अब इसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा? cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा? 3 थीटा बाई 2 प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी कितना हो जाएगा? cos थीटा बाई 2 माइनस टाइम्स फिर से इसमें सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो एक ब्रैकेट में लगा देता हूं, cos a प्लस बी फिर से लिखोगे तो कितना होगा? 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2, है ना। कितना हो जाएगा? 15 थीटा बाई 2। चेक करना, प्लस a माइनस बी यानी 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? माइनस 6 थीटा माइनस 9 थीटा, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना दे देगा? cos 3 थीटा बाई 2। चेक करना, ये cos 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस माइनस साइन से इसको आप ब्रेक करोगे तो ये क्या दे देगा? cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। कौन कौन सा? 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो जो फाइनल आपका बचा वो क्या बच गया? cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। और अब इसके बाद हमें क्या यूज करना है यहाँ पे? इसके बाद आपको देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करना है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल एंगल है और सब्ट्रैक्शन में है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? cos c माइनस cos d। ठीक है, तो यहां से आगे आप cos c माइनस cos d यूज करो, राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। कर पाओगे, है ना। यहाँ पे आपको यूज c एंड d फॉर्मूला कर लोगे। किसका डाउट था? महक का। कर पाओगे महक? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में 10 22 देखो 10 22 डिग्री 30 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करो, है ना। तो 22 डिग्री 30 मिनट्स कितना डिग्री के इक्वल होगा? लास्ट क्लास में हमने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में हमने यही चीजें सीखा था, है ना। तो इसको अगर आप डिग्री में ऐड करोगे तो कैसे होगा? ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा? 30/60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अब क्या हो गया? डिग्री में हो गया। दोनों डिग्री में इसलिए हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में कितना हो गया? हाफ। तो ये एक्चुअली में कितना हो गया? 22.5 डिग्री हो गया, है ना। तो ये एक्चुअली में किसके इक्वल बोल रहा है हमें निकालने के लिए? 10 22.5 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो आपको याद होगा, है ना, हमें जब भी कोई पॉइंट में आपको एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप देखो कि क्या हमें इसका डबल एंगल पता है कि नहीं, है ना। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको कितना मिल जाता है? 45 डिग्री। देखो 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री, है ना। इसका मतलब हमें इसका डबल एंगल वाला फॉर्मूला पता है ना। तो डबल एंगल में आप जा सकते हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? tan 2 थीटा का, है ना। और थीटा की जगह पर मैं कितना पुट करूंगा? 22.5 डिग्री, है ना। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा आपको, 2 tan थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद करो 22.5। देखो tan ऑफ 22.5 को मैं t ले रहा हूं, है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना हो गया? tan 45 डिग्री इक्वल टू 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया क्या? tan 2t माइनस टी स्क्वायर।
और tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। अब देखो यहां से t की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं, t की वैल्यू जो आएगी वही आपका ये एंगल होगा, है ना। यहां से सॉल्व कर लो, 2t इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, सबको इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। और यहां से क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। सिंपल मैंने फॉर्मूला यूज किया है, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, -2 प्लस माइनस 8 से आप 2 निकाल पाओगे, 2√2/2, है ना। तो t की वैल्यू कितनी होगी, -2 प्लस √2 और -2 माइनस √2, ठीक है। अब बताओ दोनों में से कौन सा आंसर होगा, दोनों में से कौन सा आंसर होगा वो कैसे पता करेंगे, एंगल से पता करेंगे। एंगल किस क्वाड्रेंट में है, 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों नेगेटिव है, तो ये आपको क्या दे देगा, नेगेटिव नंबर देगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो यहां से आप tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 माइनस 2। कर पाओगे, समझ में आ गया, किसे किसे डाउट था, महक और दिया कर लोगे, समझ में आ गया, है ना, इजी है। बस आपको डबल एंगल का फॉर्मूला यहां पे यूज करना था और वहां से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, है ना, यहां पे देखो आपसे फाइंड दी जनरल वैल्यू पूछा है, तो हमें जनरल वैल्यू नहीं निकालना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेशमा देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है, नहीं होगा तो फिर कल मैं डिस्कशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है ना, अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना होता है, हमें क्या सॉल्व करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक सिंगल टर्म चाहिए और राइट हैंड साइड में हमें कुछ कांस्टेंट चाहिए होगा, है कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन होता तो हम सॉल्व कर लेते, थीटा निकाल लेते, है ना। लेकिन यहाँ पे प्लस के फॉर्मेट में दिया हो तो हम डायरेक्टली सॉल्व करके नहीं बता पाएंगे, है ना। तो हमारा एम क्या होगा, हमारा एम ये होगा कि हम पहले इसको कन्वर्ट करें सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, है ना। यहाँ पे 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहा है, तो हम 2 में नहीं सॉल्व करेंगे, किस में सॉल्व करेंगे, एक में सॉल्व करेंगे। तो देखो एक में सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये चीज यहाँ पे नोट बना के, है ना, नोटबुक में आप इस चीज को नोट कर लो। जब भी आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा फॉर्मेट का कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज लिख लो, ठीक है। सब लोग इसको नोट कर लो, नोटबुक में ही नोट कर लेना, जो आपका थ्योरी वाला पार्ट था, थ्योरी वाले कॉपी में इसको फिर से एक बार नोट कर लेना। देखो वहां पे जब भी आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा फॉर्मेट का होगा, यहां पे देखो ये भी इसी फॉर्मेट का है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये भी a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्मेट का है ना। तो जब भी आपके पास ये टर्म होगा तो हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन, है ना। इस तरफ मान लो कुछ कांस्टेंट c है आपके पास, है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय, और सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों तरफ आपके पास इक्वेशन है, देन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय रूट ओवर, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करो, यहां पे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हमें ये नोट याद रखना है, जब भी आपके पास इस टाइप का इक्वेशन हो तो हमें करना क्या है कि सिंपली आपको डिवाइड करना है, पूरे इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है और b क्या है समझ में आ रहा है, कोफिशिएंट है साइन थीटा और कॉस थीटा का, है ना। तो यहां पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कितना है, a 1 और 1, तो अब बताओ कि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर 2। समझ में आ गया क्या, ये क्या हो गया हमारा, रूट ओवर 2। और अब देखो
कि जब आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है इस 1/√2 से। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दो, तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। समझ में आ गया क्या? समझ में आया रेशमा? क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखो, अब देखो यहां पे साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, इस 1/√2 को मैं क्या cos 45 लिख सकता हूं कि नहीं? cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 ही होती है, प्लस यहां पे cos थीटा मेरे पास पहले से है, और इस 1/√2 को, ये जो 1/√2 है इसको मैं क्या लिखूंगा, sin π/4। क्यों लिखा है ऐसा? देखो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया है ना, हमने फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए ये चीजें हमने डिवाइड किया, तो जब भी आप इसको डिवाइड करोगे हमेशा आपका इसी टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 1/√2। समझ में आ रहा है क्या? और अब देखो, अब आपको करना क्या है, थीटा प्लस π/4 को आप एक अलग वेरिएबल एज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये थीटा प्लस π/4 है, थीटा प्लस π/4 को मान लो मैंने x मान लिया, तो थीटा प्लस π/4 को आप मान लो x मान लो, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, साइन x इक्वल टू 1/√2, और साइन x इक्वल टू 1/√2 तो आपको सॉल्व करना आता है ना? कैसे सॉल्व करते हैं, ये π/4 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन π/4, है ना? और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में भी, तो इसी को और मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस π/4 भी लिख सकता हूं, जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, है ना? तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, π/4 और 3π/4, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमें यही सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि यही हमारे सिलेबस में जनरल सॉल्यूशन वहां पे दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना आता है ना, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, x की वैल्यू थीटा प्लस π/4 किया था, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पे पुट कर दो, थीटा प्लस π/4 इक्वल टू π/4 और थीटा प्लस π/4 इक्वल टू 3π/4। ठीक है, और यहां से थीटा आप कैलकुलेट कर लो, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, 0। दिख रहा है क्या? यहां से थीटा आपका कितना हो जाएगा, यहां से थीटा आपका कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां से थीटा 0 हो गया, और यहां से थीटा कितना हो जाएगा, 3π/4 माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 2π/4, और 2π/4 कितना होता है, π/2। तो देखो हमारे पास थीटा की दोनों वैल्यू निकल के आ गई। रेशमा क्लियर है? समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने? सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व करना। ठीक है, आप ट्राई करना, फिर इसी तरीके से सॉल्व करने का, नहीं होगा तो हम उसको फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करके आपको बता दूंगा कि उसमें क्या करना है। ठीक है, इसमें आप पहले क्या करो, 19 में सबसे पहले आप इस पूरे, देखो सेक में आंसर दिया हुआ, तो हम सेक में आंसर सॉल्व नहीं करते हैं, किस में करते हैं, कॉस में करते हैं, है ना? तो पहले सेक को आप कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, cos 5x प्लस cos x बन जाएगा। ठीक है, अब देखना, cos 5x प्लस cos x इक्वल टू 0 बन जाएगा, और उसमें आप पहले CND यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हमें sec x इंटू sec थीटा दिया हुआ है, शायद sec x और x के टर्म में, और cos 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? तो हमें पता है कि हम sec में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो हम किस में चले जाएंगे, cos में। तो sec को मैं क्या लिखूंगा, 1/cos x, तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos 5x प्लस cos x इक्वल टू 0, है ना? देखो ये आपका ये सोल्यूशन हो गया। यहां से हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको CND फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, CND फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, CND फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आपका दो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना? cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है ना? cos C प्लस cos D क्या होता है, cos C प्लस cos D क्या होता है आपके लिए, 2 टाइम्स cos A प्लस B/2, है ना? cos C प्लस cos D क्या होगा, इसमें जब CND यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स cos A प्लस B/2, तो A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2, है ना? और ये इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या आ गया, cos 3x
2 टाइम्स इंटू कॉस 5 में से 4 गया, 1 गया 4, तो ये 2x इक्वल टू 0। और यहां से देखो हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो गए, cos 3x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू 0, है ना। और इन दोनों का आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आता है कि नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आता है कि नहीं, ठीक है। यहां से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। मैंने सॉल्व कर दिया है, आप बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका सॉल्व करके लिख लेना, ठीक है। रेशमा क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में 1 to 10 तक आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक शीट का जो है वो 1 से लेके 19 तक, ठीक है, 11 से लेके 19 तक आपको सॉल्व करना है। कर पाओगे? 11 से लेके 19 तक सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से लेके 19 तक डिस्कशन करेंगे और 1 से लेके 19 तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसको भी किसी पार्ट में डाउट हो बता देना, फिर हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री का आप वो वाला पार्ट भी कंप्लीट करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है आपका, काफी इजी पार्ट है ना। यहाँ पे ये छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं, किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला को अगर आपको प्रूफ करके दिखाना है तो उस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करके बताना है कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं, है ना। तो उस फॉर्मूले को प्रूफ करने का एक तरीका आपका क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन इज है ना, लिख लो एक पॉइंट, मैथमेटिकल इंडक्शन इज generalized form of particular form, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि हम अगर आपको कोई एक फॉर्मूला लिख के दे दे और पूछे कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं, इंडक्शन मेथड यूज करते हैं। और इस मेथड में क्या करते हैं, मैं बस आपको वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाले प्रोसेस में हमें करना क्या है, 4 स्टेप का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो हम एक बार स्टेप्स देख लेते हैं, है ना। तो स्टेप्स देखो इसमें क्या क्या है, और इन सारे क्वेश्चन में हमें सेम यही स्टेप्स यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप्स क्या होता है कि सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। स्टेप्स इसके आप लिख लो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, राइट द स्टेटमेंट Pn, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, आपने 10th में शायद ये किया होगा, 1 + 2 + 3 अप टू n, है ना। और ये सम किसके इक्वल होता है, n × n + 1/2। अगर कोई हमें ये क्वेश्चन बोलता है कि इसको प्रूफ करके बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, है ना, हमें इसको प्रूफ करके बताना और चेक करना है। एक्चुअली में ये क्या होता है, क्रॉस चेक करने का तरीका होता है ना। तो मुझे चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, Pn स्टेटमेंट। Pn स्टेटमेंट हमें कहां से मिलेगा, ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से ही मिलेगा। यानी अगर उसने हमें क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या नहीं है, तो हम इसी स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, अपना Pn स्टेटमेंट, है ना। तो Pn स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, है ना। बस आप क्वेश्चन से उस क्वेश्चन को फिर से आप लिखो और उसको बोल दो कि ये हमारा Pn स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखना होता है। तो Pn स्टेटमेंट समझ में आ गया, जो क्वेश्चन हमें गिवन है यही हमारा क्या है, Pn स्टेटमेंट है। क्लियर है। तो पहला स्टेप हमारे पास है कि सबसे पहले आप Pn स्टेटमेंट लिख लो। क्लियर है ना। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें इसमें n की वैल्यू 1 पुट करनी है, और जहां से आपका n स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ n = 1
एंड चेक वेदर Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 और नॉट। ठीक है, हमेशा n इक्वल टू 1 नहीं पुट करना है ना, कभी आपको n इक्वल टू 1 पुट कर सकता है या फिर जहां से वो डिफाइन होगा, है ना। तो यहां पे आप साइड में लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 और इसी में लिख लो और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ n और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ n। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ n क्या है। ठीक है, तो या तो हमें n इक्वल टू 1 पुट करना है या फिर आपका n जहां से स्टार्ट हो रहा है हमें वो वैल्यू उसमें पुट करनी है। क्लियर है? तो ये हमारा 2 स्टेप हो गया। ये दोनों स्टेप काफी इजी है। ठीक है, और हर एक स्टेप का आपका मार्किंग होता है। ठीक है, पहला स्टेप लिखोगे 1 मार्किंग मिलेगा, दूसरा स्टेप चेक करके बताओगे सेकंड मार्क मिलेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है ये आपको लिखना कंपलसरी है ना। थर्ड स्टेप क्या करना है हमें? थर्ड स्टेप लिखना है assume that given statement Pn, है ना, assume that given statement Pn is true for n equal to k। ठीक है, then write the statement P of k। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेप में मैंने किया कि जो हमारे पास Pn गिवन स्टेटमेंट था उसको मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम कब करेंगे? जब हमारा n इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हम बोलेंगे कि ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं और आपको P ऑफ k स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप है हमें ये क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट P ऑफ k और गिवन स्टेटमेंट P ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट P ऑफ k। ठीक है, तो देखो मार्किंग इसमें कैसे कैसे होता है। ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट के लिए ये 3 स्टेप लिखने के लिए आपके पास 2 मार्क होता है और इस फोर्थ वाले पार्ट के लिए आपके पास 2 मार्क होता है। ठीक है, तो आपके पास ये 4 मार्क के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ठीक है, और इतना इजी पार्ट होता है कि इसमें से आपका कोई 4 मार्क्स कभी भी कट नहीं कर सकता है। अगर आप ये 4 स्टेप के क्वेश्चन सही तरीके से कर देते हो 4 मार्क्स आपका फिक्स है कि इसमें से कहीं भी आपका कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करने हैं वो चीज मैं आपको एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करके बताता हूं। और सेम वही प्रोसेस हमें हर एक क्वेश्चन आगे के लिए जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे सब क्वेश्चन के लिए हमें यही स्टेटमेंट करना है। ठीक है, और यही मेथड हमें अप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना प्लस अप टू n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 इज है ना, हमें ये प्रूव करना है फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसने बोला कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा और अगर नहीं भी पढ़ा तो हम इस फॉर्मूले को आगे पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है हमें? पहला स्टेप बोल रहा है कि हमें स्टेटमेंट Pn लिखना है। दिख रहा है आपको,
है ना। हमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहली चीज हमें पीएन स्टेटमेंट लिखना है। तो पीएन स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ एन, और यहां पे आप सेम कॉलन लगा दो और फिर से यही क्वेश्चन लिख दो, यही चीज, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है ना। तो पीएन चीज आपको आपके ऑलरेडी कहां से मिल जाएगा, क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, क्लियर है सबको, है ना। तो Pn वाला पार्ट निकालना इजी है। तो जब भी आपको जो भी प्रूफ करने के लिए दिया रहे उसी को आप Pn मान लो, और मैंने ये चीज लिख दिया, और ये किसके लिए ट्रू है, n बिलोंग टू n के लिए, ठीक है। अब देखो n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, n इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप से आपका नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपका n कहां से स्टार्ट हो रहा है, n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, पुट द वैल्यू n इक्वल टू 1 और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ n। तो n का स्टार्टिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर केस में क्या है, 1 ही है ना। तो हमें करना क्या है कि इस pn स्टेटमेंट में हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, जो पहला पॉइंट है आपका, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप लिखो क्या होगी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 1 + 2 + 3 अप टू n नंबर का सम है, जबकि हमने n इक्वल टू 1 पुट किया, तो हमें सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, पहला एलिमेंट ही लेना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 1 है। इसने अगर n की वैल्यू आप 2 लिखते तो n इक्वल टू 2 के लिए हमें क्या लिखना पड़ता, 1 + 2 लिखना पड़ता। n की वैल्यू अगर आप 3 लेते, है ना, n की वैल्यू 3 लेते तो मतलब हमें 3 टर्म का सम करना है, तो 1 + 2 + 3 लिखते, है ना। तो ये n का मतलब क्या हो गया, अप टू n का मतलब कि n टर्म्स का सम है। तो हमने कौन सी वैल्यू ली है, स्टार्टिंग वैल्यू 1, तो 1 टर्म का सम क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। राइट हैंड साइड कैलकुलेट करके बताओ, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। हमें इसमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, तो 1 पुट करो इसमें, देखो क्या होगा, 1 इंटू 2/2, देखो कैंसिल होके ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, P ऑफ 1 इज ट्रू, है ना। ये स्टेटमेंट आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, P ऑफ 1 इज ट्रू। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं, हमें थर्ड लिखना है, एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। तो लिखो, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, नाउ एज्यूम दैट Pn statement is true for n इक्वल टू k, है ना। देखो सेकेंड स्टेटमेंट में थर्ड वाले लाइन में थर्ड पॉइंट यही लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ pk, है ना। तो हमें pk स्टेटमेंट भी लिखना है, तो p ऑफ k स्टेटमेंट लिखो। p ऑफ k स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, p ऑफ n स्टेटमेंट आपको पता है, बस n की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, p पुट कर देना है। तो इस वाले स्टेटमेंट में जहां जहां पे n है वहां पे हमें क्या पुट करना है, k पुट करना है। तो पुट कर दो, 1 + 2 + 3 + ... अप टू k, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, k इंटू k + 1/2। क्लियर हो गया क्या, सबको समझ में आया यहां तक। तो ये मेरा 3 स्टेप क्लियर हो गया, ये मेरा पहला स्टेप था, ये मेरा दूसरा स्टेप था, ये मेरा तीसरा स्टेप था, क्लियर है ना। तो ये मैंने 3 स्टेप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी मेरा 2 मार्क्स जो है अभी तक सिक्योर हो चुका है, ठीक है। अब फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाला देखो क्या बोलता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1, है ना। ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, k + 1 के लिए प्रूव है। तो हमें ये चीज प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे, नाउ we have to prove that P of n is true for n इक्वल टू k + 1, ठीक है। ये हमें क्या करना है, k + 1 के लिए प्रूव करना है, और ये किसका हेल्प लेना है, P ऑफ k का लिखना है। तो देखो n इक्वल टू k + 1 पुट करोगे तो हमें क्या लिखना है, पहले P ऑफ k + 1 स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा,
है ना। तो P ऑफ K प्लस 1 स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा मैं, तो देखो P ऑफ K स्टेटमेंट K प्लस 1 लिखने के लिए जहां पे K है, K की जगह पे आपको क्या पुट करना है, K प्लस 1 पुट करना है, ठीक है। तो K प्लस 1 पुट कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, अब 2 कहां तक जाएगा, लास्ट वाला क्या बन जाएगा, K प्लस 1, है कि नहीं, ये क्या बन जाएगा, K प्लस 1, और इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, K रहा होगा, है ना। तो ये अप टू K तक का था, K प्लस 1 करोगे तो K से एक टर्म ज्यादा मिलेगा, और राइट हैंड साइड में भी जहां जहां पे K है वहां पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, K प्लस 1। तो देखो K प्लस 1, K की जगह पे K प्लस 1 पुट किया, K की जगह पे K प्लस 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, K प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2। हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है, क्लियर है कि नहीं, इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर इसी Pk प्लस 1 का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लिखूंगा। तो Pk प्लस 1 का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट क्या है, ये वाला। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस K और प्लस K प्लस 1, ठीक है। अब हमें Pk स्टेटमेंट का हेल्प लेना है। देखो 1 से लेके K तक का सम हमें पता है क्या है, ये है। ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, इस स्टेटमेंट को ट्रू माना है। देखो यहां पे हमने इसको ट्रू लिखा हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट K तक के लिए तो ट्रू है ना। तो K तक के लिए अगर ट्रू है तो इस वाले स्टेटमेंट में मैं यहां से लेके यहां तक की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, K इंटू K प्लस 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहां से यहां तक की वैल्यू में क्या लिख रहा हूं, K इंटू K प्लस 1/2, और ये एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास प्लस K प्लस 1 ऑलरेडी है ना। अब आप इसको सॉल्व करो और देखो कि राइट हैंड साइड जो ये वाला पार्ट है ये निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो यहां से एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, K इंटू K प्लस 1 प्लस 2 इंटू K प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो ऊपर से K प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो K प्लस 1 और जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, K प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। और देखो यही चीज किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। देखो यही चीज हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं, ये चीज हमारा प्रूफ हो गया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यहां पे हमारा ये प्रूफ हो गया। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू n प्लस 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ कर दिया हमने, क्लियर है। कैसे प्रूफ करना है सबको समझ में आ गया क्या। तो ये मेरा फोर्थ स्टेप था, यहां से जो आगे मैंने किया ये मेरा फोर्थ स्टेप था। तो इतना आप कैलकुलेशन करके उसको बताओगे तो 2 मार्क्स आपका यहां पे सिक्योर हो गया। तो टोटल 4 मार्क्स आपको, है ना, आपको दिख रहा होगा इसमें कि कहीं भी कोई भी आपका मार्क्स कहीं भी कटने वाला नहीं है ना। हर एक क्वेश्चन में आपका सेम मेथड आप यूज कर सकते हो, है ना। और कभी भी आपको कोई मार्क्स यहां पे कट नहीं हो सकता है ना। किस लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बस 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको एक मार्क्स के लिए हर तरीके से स्टेप फिक्स है। यही मेथड हमें हर बार अप्लाई करना है, क्लियर है, कर पाओगे अब, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल में, है ना, इसी चैप्टर का जो फोर्थ चैप्टर है आपका, फोर्थ चैप्टर का एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में जो आपका इनइक्वालिटी वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपका सिलेबस से हटा दिया गया है ना। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था पहले कि कौन कौन सा पार्ट हट गया है। तो अभी आप एग्जाम्पल नंबर 1 कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 ही सिर्फ हमें करना है, ठीक है। तो आपको अभी होमवर्क के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 आपको खुद से करना है। जो स्टेप्स बताएं वो स्टेप लिखो और ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। इसके अलावा आपको जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन करो और प्रैक्टिस शीट का अप टू क्वेश्चन नंबर 19, है ना,
1 to 10 आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस आपको 3-4 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और करना है, 9-10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, क्लियर है। और इस क्वेश्चन के बाद ट्रिगोनोमेट्री वाले शीट, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो आपका वो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से लेके मिसलेनियस तक, इस वाले पार्ट में किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये 3 क्वेश्चन तो आपको ट्राई करना ही है 4.1 का, और ये एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल देख लेना है ना, और बाकी ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से कर दूंगा सफीकुल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एग्जाम्पल करेंगे, तो वहां पे आपको मैं फिर से ये सारे स्टेप्स फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन एटलीस्ट आप लोग एग्जाम्पल 1 और 3 जो है वो देखो, ठीक है, और क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, है ना। जब नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल लेके आपको मैं इसको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो आप ये अभी ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से करते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग फिर से और एग्जाम्पल के थ्रू करके मैं आपको समझाऊंगा, ओके। तो एटलीस्ट आप कम से कम एग्जाम्पल देखो और फिर खुद से समझने का ट्राई करो एक बार, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आप लोग करते रहना, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलो बाय।